Hey, hi guys, hello everyone. So, welcome to our third episode of our podcast. So, today we have a guest, Chavi Vaidya, जिसको सब जानते हैं, and she is upcoming psychologist. In our previous work, जो पहले दो podcast हुए हमारे, उसमें हमने बात की क्वारंटाइन पेंडेमिक के टाइम पे मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने बात की. सेकेंड एपिसोड में हमने बात की वर्क लाइफ बैलेंस के, जिसका कनेक्टिविटी ये वाले एपिसोड में हम करेंगे, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस का जो एक हिस्सा जो डिस्कस हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है जहाँ पे एज अ पेरेंट एक रोल आता है, हमारी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आती है, उसके ऊपर में हम बात करने की कोशिश करेंगे. तो छवि, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू नो कि तुम जब अपने आप को एज अ हाउस वाइफ एक फिगर में देखती हो, तो एज अ पेरेंट तुम्हें क्या क्या डिफिकल्टी आती है? यू हैव वर्कड ऑल्सो, पहले तुमने काम भी किया है, घर भी संभाला है, ऑफिस की लाइफ भी देखी है, तो क्या क्या डिफिकल्टी, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमने ही मुझसे लास्ट एपिसोड में किया था कि वर्क लाइफ बैलेंस को हम ठीक कैसे कर सकते हैं. तो मेरे तो बहुत सिंपल से एज अ हाउसवाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अभी रिसेंटली जिस रोल में हूँ उसके बारे में बात करती हूँ, और नहीं तो फिर जब मैं जॉब करती थी तब मेरे क्या इश्यूज आते थे, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी. तो फर्स्टली आई स्टार्ट विद रीसेंट रोल, जहाँ पे मेरे पेरेंटिंग एज इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, राइट, यही एक लेमन लैंग्वेज में हम पेरेंटिंग की डेफिनेशन बोलते हैं. तो पेरेंटिंग इज समथिंग नर्चरिंग द चाइल्ड, बट इट कैन बी डिफरेंट फॉर बोथ पेरेंट्स. जैसे एक लड़का जो अपने फैमिली से नर्चर होके आया है और एक लड़की जो अपने फैमिली से नर्चर होके है, द बोथ कम एट वन प्लेस और वो फिर एक साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं. तो जो नर्चरिंग रहती है वो दो स्टाइल्स में रहती है. अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज हर किसी की पेरेंटिंग अलग है. ओके, तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, ranging from my relatives, ranging from my parents, ranging from my in-laws, मेरे आसपास के बहुत सारे कपल्स जो रोज आए दिन पेरेंटिंग को अभी भी सीख रहे हैं और मे बी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं. एवरी डे इज अ न्यू पार्ट इन पेरेंटिंग, राइट. तो हर दिन एक नई स्टोरी होती है, हर दिन एक नया स्ट्रगल होता है. सो पेरेंटिंग के बारे में बहुत शॉर्ट में बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इट्स अ वास्ट ओशन ऑफ थॉट्स, इट इज़ अ वास्ट ओशन ऑफ डेली लर्निंग, और बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज भी आते हैं. जैसे हमने पहले बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस का एक पार्ट है पेरेंटिंग, राइट. तो कैसे बच्चे इफेक्ट होते हैं, प्लस आपने जो लास्ट टाइम बोला था कि ओल्ड एज बच्चे भी होते हैं, विच आर बेसिकली ओल्ड एज पेरेंट्स, वो भी बच्चे बन जाते हैं. तो उनको देखते हुए, लाइक इफ दे आर टू, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, प्लस कम्स दिस जनरेशन, द यंग जनरेशन. ओके, तो जैसे मेरे बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट वन इज इन 12 years ऑफ एज एंड अनदर वन इज 8 years. बहुत सारे मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनके भी बच्चे ऑलमोस्ट इसी रेंज में हैं, एज रेंज में, और कुछ के बहुत छोटे भी हैं. तो अलग अलग वे ऑफ पेरेंटिंग जो मैंने देखा है वो यही है. ओके, तो अभी आपने क्या क्या डिफिकल्टी फेस की है इसमें? जैसे आपका वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ बिगड़ा? एज इफ मेरा वर्क लाइफ बैलेंस, मेरा जब मैं आपसे मिली थी, इफ यू रिमेम्बर, तो आई वाज वेरी डिस्टॉर्टेड बिकॉज आई केम अप फ्रॉम फैमिली वेर इन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बताते थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि टाइम से उठना है, टाइम से चीज़ें करनी है, फैलारा नहीं करना है, कसारा नहीं करना है, सब चीज़ें जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना है. तो मेरा नर्चरिंग वैसा हुआ. आई बीन फ्रॉम अ वेरी डिसिप्लिन फैमिली, येट अ फ्रीडम, माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज गिवन मी फ्रीडम टू चूज लाइफ. आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या बनना है, वो सब चॉइस हमारे पास थी. कभी मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि आपको यही बनना है. तो दे वांटेड देयर एस्पिरेशंस, उनके बहुत सारे एस्पिरेशंस, एम्बिशंस थे हमारे लिए, बट उन्होंने ट्राई किया कि जितना हो सके उनको फ्रीडम दे. तो वी हैव इनकलकेटेड दोस नर्चरिंग. ठीक है, मैंने वो पेरेंटिंग देखी है. अब मैं खुद जब पेरेंटिंग करती हूँ तो मैं भी उसी स्टाइल में पेरेंटिंग करती हूँ कि मैं बच्चों को डिसिप्लिन सिखाऊं. डे वन से मैं चाहती थी मेरे बच्चे सब सीखें, बिकॉज दिस इज द एज वेर इन दे कैन लर्न. बाद में फिर दे विल लिव ऑन देयर ओन, तो तब तो इतना
ज़्यादा उनको सिखाने का स्कोप नहीं रहेगा। और मैंने बहुत सारे लोगों से मेरा ये सुना हुआ है, मेरी बड़े लोग कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ गलत करते हैं तो सबसे पहले माँ का नाम आता है कि माँ ने नहीं सिखाया है क्या ये करना, या फिर माँ ने नहीं सिखाया क्या ये डिसिप्लिन या ये मैनर्स। कोई ये नहीं बोलता है कि पापा ने नहीं सिखाया, राइट? जबकि सिखाते दोनों हैं, लेकिन एट द एंड नाम किसका बदनाम होता है, तो मेजरली मदर का होता है। तो द थिंग इज, एंड नाउ हियर कम्स द पिक्चर ऑफ माय हस्बैंड या फिर द मेल्स हु आर इन द पेरेंटिंग प्रोसेस। उनकी जैसी नर्चरिंग हुई है उनके पेरेंट्स के थ्रू, वो उसी वे में बच्चों को बड़ा करते हैं। सो द स्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट। कभी अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ तो वो बहुत ईजी रहते हैं, अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, होना चाहते हैं, तो मैं बहुत ईज रहती हूँ, बिकॉज देयर हैज टू बी बैलेंस, लाइक अ वर्क लाइफ बैलेंस, हियर आल्सो पेरेंटिंग नीड्स अ बैलेंस ऑफ लाइफ। तो डिफिकल्टी कहाँ आती है जब स्टाइल्स अलग हैं। डिफिकल्टी तब आती है जब एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि उनका वे ऑफ पेरेंटिंग इज मे बी डिफरेंट फ्रॉम अस, एंड हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो भी बच्चों को उसी इंटेंशन से बड़ा कर रहे हैं, विच इज अ गुड इंटेंशन बेसिकली। यस, दिस इज द डिफिकल्टी। आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस के वजह से पेरेंटिंग डिफर हुई है, बिकॉज पहले अगर आप हमारी पेरेंट या उनके पेरेंट वाली जनरेशन देखोगे तो रेशियो बहुत विजिबल था मेल और फीमेल का वर्किंग में। पहले औरतें काम करना मतलब बाहर जाके काम नहीं करती, तो उनका पूरा का पूरा फोकस होता था उनके बच्चे या घर के इन-लॉज। बट अभी सिचुएशन अलग है। वी कैन नॉट लीव दिस टॉपिक के वर्किंग वुमेन है ही नहीं, या औरत को काम करना नहीं, वो नेग्लिजिबल नहीं है ना, क्योंकि अभी काफी औरतें काम करती है। इवन आई नो देयर आर मेनी हाउसवाइफ जो घर बैठे भी बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस करती हैं। सो दे आर एंटरप्रेन्योर, कपड़े बेचना है या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीजें, दे आर आल्सो वर्किंग। तो इनकी वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर हुई है, लेकिन इनका पेरेंटिंग पे कैसे फर्क पड़ता है? आपने कभी ऐसा कुछ नोटिस किया है क्या कि एक वर्किंग लेडी है जो सुबह उठ के सब कुछ करके फिर वो अपने वर्क प्लेस पे जा रही है? तो लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि उनका प्रोडक्टिविटी पे कैसे अफेक्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और क्योंकि वो घर से थक कर जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में अगर आपने सुबह की ट्रेन पकड़ी है तो आपको दिखेगा कि सब लोग हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, राइट? लेकिन वही जब हम आते हैं वापस, जैसे वीटी से आने वाली ट्रेन यूजुअली भरी हुई होती है, खचाखच भरी हुई होती है, या चर्च गेट से आने वाली ट्रेन भरी हुई रहती है। उसमें कितने जाने वाली भी भरी हुई होती है। जो सुबह कल्याण थाने से जो ट्रेन निकलती है वो भी फुल भरी हुई थी, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें ना वो जो डोर का एरिया, उसी में थोड़ी बहुत झड़प होती है, अंदर में सब शांत हंसी मजाक करते गाने गाते हुए जाते हैं, आते वक्त लड़ाई होती है। ये ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने? मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है, और डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो वो मैं पिक्चराइज कर सकती हूँ, क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दोस फाइट्स मेनी टाइम्स, और एज वी हैव आल्सो ट्रैवल्ड टुगेदर। तो क्या होता है, सब चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर बेसिकली, और अकेले सब कुछ मैनेज करने का एक वो जो अलग सा प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से ये सब होता होगा शायद कि ओह गॉड, मैं आज ऑफिस में ये परफॉर्म नहीं कर पाई, और अब घर जाके भी मुझे करना है, तो वहाँ भी मुझे अलग सुनना पड़ेगा, फिर मैं बच्चों का होमवर्क नहीं ले पाऊंगी, या फिर मैं अच्छा खाना नहीं बना पाऊंगी, और आई विल नॉट बी अ गुड मदर, गुड parent, or maybe I'm not justifying my role of a woman. तो ये सब जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं ना, एक वर्किंग वुमन हो, चाहे यही एक पर्सन हो जो घर से काम कर रहा हो, एक लेडी जो घर से काम कर रही है, उसे भी यही सब चीजें फेस करनी पड़ती है। तो डिफिकल्ट पार्ट यही है कि खुद का एक गिल्ट और जस्टिफाइंग द रोल ऑफ बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी। तो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स ये हैं कि आपने सारी चीजें अच्छे करने का, लाइक खुद से, अपने आप से। हाँ, मतलब आपका एक्सपेक्टेड नॉर्म आपके खुद से रहता है। जैसे आपने लास्ट इसमें बोला था कि बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, पर हम खुद को टैग क्या कर लेते हैं कि यार मुझे ये भी अच्छे से करना है, वो भी अच्छे से करना है, वो भी अच्छे से करना है।
तो इन सब चीजों में ना हम खुद को तो टोटली भूल जाते हैं. एज अ पर्सन वुमेन यूजुअली अपने आप को सबसे पीछे रखती है प्रायोरिटी लिस्ट में. आपने आई होप ये बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे कि जिसमें मैंने सबके लिए सब कुछ किया बट मैम मेरे लिए टाइम नहीं है, या मैं कहाँ इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा एस्पिरेशन, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे कौन सी आइसक्रीम पसंद है ये भी लोगों को पता नहीं है. लोगों को पता है कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है बट कौन सा फ्लेवर पसंद है, जबकि मुझे पता है कि सबको कौन सा फ्लेवर पसंद है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट. तो प्रायोरिटाइज करना और इस चीज का प्रेशर ना लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मुंबई लोकल का जो आपने एग्जांपल दिया है, पीपल हु ट्रैवल इन मुंबई लोकल, उन्हें पता होगा कि लेडीज क्या रहती हैं. मतलब 3 ही डब्बे होते हैं लेकिन वहाँ की आवाज सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा वहाँ पे स्ट्रगल्स होते हैं. लोग अच्छे से भी बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, बट एक झड़प पूरे इसमें फैल जाती है. एक हाथ तो रहती है. तो उसका इफेक्ट फिर बच्चों पे बहुत बुरा होता है, क्योंकि देखो ये मैंने लास्ट सेशन में भी बोला कि आपके पैदा किए हुए बच्चे भी बच्चे हैं और जिन्होंने आपको पैदा किया वो भी एट दिस एज मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ मोस्टली 65 एंड अबव. 65 एंड अबव अगर पॉपुलेशन है आपके घर में तो वो भी एक छोटा बच्चा ही है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की जरूरत है. तो ये एक एक्सपेक्टेशन मैं एक इंसान की सोच आपके सामने रख रही हूँ. एक एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि बच्चे तो परेशान करते ही हैं, तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना. उन्हें नहीं पता, वो कभी ऑफिस नहीं गए, छोटे बच्चे कभी ऑफिस नहीं गए, उन्हें बाहर की दुनिया नहीं पता, बट तुम तो सब कुछ देख दाख के हो ना. तो तुम क्यों नहीं हमें समझ रहे. ये बार बार उस चीज को उन्हें बोलना, तो ये फ्रस्ट्रेशन आप खुद भी इनवाइट कर रहे हो अपने लिए. तो आपको दोनों चीजों पे अगर बैलेंस आ गया कि ये भी बच्चे ही हैं यार और ये भी बच्चे हैं, तो ना इन्होंने दुनिया देखी नहीं है और फिलहाल ये समझ नहीं सकते, इन्होंने देख चुके हैं. हाँ, बट अब वो उस लेवल पे नहीं है कि हाँ, वो टोटली उसी में प्रेजेंट में नहीं है वो बेसिकली. तो लोग कोशिश करते हैं कि इनको बदला जाए. लोग कहाँ भेजते हैं पेरेंट्स को अपने, ये थेरेपी कर लो या वृद्धाश्रम चला जाओ, हाँ ये सीख कर आ जाओ, बिहेवियरल चेंजेस करो अपने, या फिर आप सोशलाइज हो जाओ. हाँ सोशलाइज हो जाओ. एक्चुअल में देखा जाएगा तो वो समझ ही नहीं सकते आपको, क्योंकि फिलहाल उनकी एज अलग है, उन्हें हर चीज और उन्हें सोशलाइज करना इज लाइक आस्किंग टू मच फ्रॉम देम इन दिस एज, बिकॉज हमारी जो एज है मिराज, उसमें शायद मोल्ड होना बहुत आसान रहता है. और जो छोटे बच्चे हैं वो तो हम कहते हैं कि घड़े के समान होते हैं, वो तो उनको आप कैसा भी मोल्ड करो वो बाद में आके बनते हैं उसी शेप में. तो पर आप ओल्ड लोगों से, जो लोग 60 क्रॉस कर चुके हैं, इट इज टू मच फॉर देम टू आस्क. बहुत सारी, और स्पेशली 60 एंड 65 का जो क्राउड है, या तो वो बहुत रेयर केसेस में आपको दोनों कपल साथ में मिलेंगे, उसमें से कोई एक ही बचता है. तो दूसरा लोनलीनेस वाले फेज में ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी बहुत सारे डिटैचमेंट में जी रहा है. तो उसमें अगर आपका फ्रस्ट्रेशन है ऑफिस का, लेकिन वो आपने खुद नहीं बढ़ाया है, आप ऑफिस में उतना ही दो जितना एक्सपेक्टेड है. बाकी आप अगर अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दोगे ना, चलो ठीक है, अगर मैंने दिया होता तो मेरे को 5,000 रुपए का पर्क्स मिलता, पर मुझे नहीं चाहिए वो 5,000 रुपए. मैं अपनी 70,000 सैलरी में मैं खुश हूँ, मेरे को 75 मेरे को एक्स्ट्रा 5,000 नहीं चाहिए. जिस दिन आप ये छोड़ना चालू कर दोगे ना कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, एट द एंड मेरे को घर पे जाके मेरे को मेरे पेरेंट्स के साथ में अच्छा टाइम बिताना है, मेरे को मेरे बच्चों के साथ में अच्छा टाइम बिताना है. आई नो ऐसे बोलना बहुत आसान है, जब हम उनकी सिचुएशन पे जाएंगे तो समझने में डिफिकल्टी आती है, बट यार वो डिफिकल्टी तुमने ही बनाई है. तो फिर मेरा आपका कहना ऐसा है कि पेरेंटिंग इज नॉट ओनली अबाउट वन जनरेशन, राइट? वी हैव टू, जो मिलेनियल्स हैं हम लोग, तो हमें दोनों जनरेशन का ध्यान ख्याल रखना पड़ता है. तुम्हारा अप्रोच अलग हो सकता है, बच्चों को लेके तुम्हारा अप्रोच अलग हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स को लेके तुम्हारा अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हें दिमाग में यही रखना है कि ये दोनों फिलहाल छोटे बच्चे हैं, एंड दे नीड आवर केयर, सपोर्ट, हाउएवर यू वांट इट टू बी. अगर तुम्हें लगता है मेरे बच्चे को मैं डांट के चुप बिठा सकती हूँ, तुम वो सेम चीज अपने पेरेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, तुम उन्हें भी डांट सकते हो. अगर वो तुम्हारी बात नहीं होगा ना,
वही तो तुम्हें करवाना है। कि मैं तुम्हें डांट इसीलिए रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी केयर है। ओके, तो यू आर लाइक माई चाइल्ड एंड आई एम योर पेरेंट्स। एक वक्त ऐसा था जब तुमने मेरी केयर की, जब मैं छोटी थी। तुमने मुझे संभाला, मुझे डांटा, मुझे समझाया। फिलहाल टेबल की दूसरी तरफ है हम, मैं इस तरफ हूँ, तुम उस तरफ हो। तो तुम बच्चे हो मेरे, मैं तुम्हारी पेरेंट हूँ। तो ये उनको समझाना ये बहुत जरूरी होता है, तो वो समझ जाते हैं। अगर आप समझाओगे तो वो समझेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इस बात पे। अगर आप उनको हमेशा डांटोगे नहीं, हमेशा कंप्लेन नहीं करोगे अपने पेरेंट्स से कि देखा है सब फिर भी जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, हमें सता रहे, हमारी सिचुएशन नहीं समझ रहे, तो वो उन्हें बुरा लगता है इस बात आपके के। पास में कुछ एक लाइफ एक एग्जांपल दीजिए ना, घर के बाहर है तो आपके पास ऐसा कोई केस आए तो भी हाँ, ऐसे तो केस आए दिन आते ही रहते हैं। तभी लोग हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि हम ओल्ड एज होम भेजें क्या हमारे पेरेंट्स को। इज इट? यस, वो एक काउंसलिंग लेने पहले तो पेरेंट्स को दिखा देते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं कि ये सोशली इनका बिहेवियर सही लग रहा है क्या आपको, हम इनको घर में रख सकते हैं क्या, या हम इनको ओल्ड एज होम में भेज दें क्या। तो एक रिसेंटली एक फैमिली आई थी मेरे पास में। उन्होंने पहले अपनी मम्मी की टेस्टिंग वेस्टिंग करवाई अच्छे से, और फिर काउंसलिंग भी करवाई, और उसके बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेरे से पूछा कि इनको हम अपने साथ रख सकते हैं क्या, आपको सोशली बिहेवियर इनका कैसा लगा। तो मैंने बोला बट सोशली दे केम फॉर लाइक वो क्या करने के लिए आए थे? उन्हें कुछ बीमारी थी या प्रॉब्लम ऐसा उन्होंने बताया कि हमने एक दो डॉक्टर से बात की है, जिन डॉक्टर से हम इनका इलाज करवा रहे हैं, उन्होंने बोला इनकी काउंसलिंग करवाओ। तो हम आपके पास काउंसलिंग करवाने के लिए लेकर आए, लेकिन हमारा दूसरा ओपिनियन ये भी था, आपस में हस्बैंड वाइफ में हमने डिस्कस किया था कि हम सोच रहे हैं हम इनको ओल्ड एज होम में डाल दें, क्योंकि हम दोनों वर्किंग है और जब हम नहीं होते तो ये हमारे बच्चों को परेशान करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। जब मैंने उनकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली अच्छे से, काउंसलिंग भी कर ली, तो मुझे समझ में आया कि जो लेडी है वो लोनलीनेस का शिकार है। क्या वो अकेली थी? लाइक हाँ, सिंगल, उनका कोई पार्टनर नहीं है, पार्टनर पास्ड अवे, वो अकेली है। तो बच्चों ने उनको चेंज करने की बहुत कोशिश की कि कभी थेरेपी करवा रहे हैं, कभी कहाँ भेज रहे हैं, कभी रिलेटिव्स के घर पे 1 महीने के लिए छोड़ दिया है। बच्चों ने बहुत बदलने की कोशिश की, बट उनको समझने की कोशिश कम की, कभी समझना नहीं चाहा कि ये ऐसा करती क्यों है, और अपना तरीका भी चेंज नहीं किया। कभी कभी आपको अपना तरीका भी चेंज करना चाहिए कि अगर हम इनके साथ में ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो इनका सामने से यही रिस्पॉन्स है। तो उन्होंने कभी अपना तरीका भी बदलने की कोशिश नहीं की। एक सबसे बेस्ट, जैसे मेरे पेरेंट्स से मैं रिलेट करके बोलती हूँ, एक मुझे बेस्ट तरीका ये लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम उनको डांट भी सकते हैं फिक्र में। तो मैंने पूछा दोनों को कि आपने कभी इनकी किसी हरकत पे डांटा है क्या, कि ये मत करो, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते, इस तरह नहीं खोना तो चाहते। सारे पेरेंट्स आपको लगता है सब लोग पॉजिटिव लेते होंगे? बहुत सारे लोग से इंसल्ट भी लेते होंगे कि हम तो बड़े हैं, हम कैसे डांटें? डिपेंड कर रहा है कि आपका तरीका कैसा है। मैंने यही कहा ना, अगर आप सिर्फ डांट दो कि ये मत करो, ये मुझे पसंद नहीं है, अगर आप डांट के वहां से हट जाओ तो डेफिनेटली कोई, तो आप भी लोगे ना इंसल्ट वे में, वो कोई भी लेगा। लेकिन आप जब अपना कम्युनिकेशन, अपना स्टेटमेंट पूरा करते हो कि आप ये मत करो, मुझे नहीं पसंद और मैं नहीं चाहती कि हमारा ऐसा हो जाए, या फिर शायद ये आपके लिए ठीक नहीं है, या आपकी हाँ। तबीयत बिगड़ सकती है, हाँ। something like हम आपको खोना नहीं चाहते, या हम ऐसे टूटे हुए रिश्तों में नहीं रहना चाहते, अनहेल्दी रिलेशन में नहीं रहना चाहते, इसीलिए ऐसा है। या तो फिर क्या आप ये नहीं करके ये भी करो, ये करोगे क्या? जैसे अभी वो कुछ काम कर रहे हो और उनके लिए सही नहीं है, तो आप उनको मना करो, ये मत करो, ये नहीं बोल के, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो बच्चे जैसे हैं, बच्चों में रिबेलियन एटीट्यूड पहले से होता है। आप जिस चीज के लिए मना करो बच्चा वो काम करता है, सेम चीज बड़ों में भी होता है। आप जिसके लिए मना करो वो करेंगे, तो आप उनको ऐसा बोल सकते हो कि ये नहीं करके आप ये कर सकते हो क्या प्लीज, मतलब तरीका एक चेंज करने का। हाँ। सो बेसिकली मुझे आपकी ये वाले स्टेटमेंट से अभी ये लग रहा है कि जो ये टेक्निक आपने बोली ना कि उसको बोलने का तरीका अलग होना चाहिए, तो आई थिंक ये दोनों सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग में काम आएगा, विद ओल्ड एज पीपल एंड ऑल्सो विद आवर किड्स, राइट। और मुझे तो डेफिनेटली अभी बहुत अच्छी टिप मिल गई है आपसे कि मुझे मेरे पेरेंट्स को और मेरे लॉज को
और मेरे बच्चों को इक्वली, उनको एक तरीके से कैसे मुझे उन्हें हैंडल करना है, तो ये आ गया है मुझे। अब बहुत सिंपल सा, फिर से थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक क्वेश्चन पॉप आउट हो रहा है मेरे दिमाग में। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो परेशान रहते हैं आज की सोशल मीडिया लाइफ से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने सिर्फ हमारे एक जनरेशन ऑफ किड्स को अफेक्ट किया है या दोनों जनरेशन को किया है? दोनों, तीनों, आई वुड से सभी। क्योंकि पहले, अभी आप भी देखो, मिलेनियल्स जो है ऑफिस से आके घर के काम होते हैं, उनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ग्रोसरी लाना, ये वो सब, बट कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं। वो है, एक है आपका सोशल सर्कल ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो? ब्राउजिंग कर रहे हो, और जब आपको पूछता है आपसे क्यों कर, फ्रेश हो रहा है ना, रिफ्रेश हो रहा है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, या कोई कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडीज आजकल आ गई, स्टैंड अप कॉमेडीज का जमाना है। स्टैंड अप कॉमेडी, आई आल्सो सपोर्ट स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि उससे एक रिफ्रेशमेंट रियली मिलता है। बट वो तीनों जनरेशंस को जो आपने बोला वो मुझे अग्री नहीं किया। मतलब मुझे लगता है शायद जो कंप्लेंट्स मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, हमारे एज के जो पेरेंट्स करते हैं, वो मोस्टली रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया से, एंड दे आर कनेक्टेड टुवर्ड्स स्क्रीन मोर रादर देन रिलेशनशिप्स। तो उसके लिए हम लोग क्या टिप्स दे सकते हैं पेरेंट्स को? उनको सोशल मीडिया से अलग रखने के, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्टली। आप बंद नहीं कर सकते। आप उनके हाथ से मोबाइल छीन लोगे तो मैं आपके हाथ से भी अगर मोबाइल ले लूँ, आज स्मार्टफोन ले लूँ, तो आप भी पागल हो जाओगे। पागल मतलब वो वाले पागल नहीं, आप भी थोड़े से हिल जाओगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्योंकि हम उतने ज्यादा उसके साथ में जुड़ चुके हैं। हाँ जी, तो बच्चों के लिए एक ट्रिक नहीं है, यही एक चीज है कि आपको थोड़ा टाइम लिमिट देना पड़ेगा उनको। आप उनको सेम, मैंने इसके ऊपर कई सारे मेरे वर्कशॉप हुए इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन को लेके। आप उनको सिर्फ इतना बोलो कि तुम्हें रोज 1 घंटा मोबाइल मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, 1 घंटा, चाहे वो टैब हो या टीवी हो घर का, या आईपैड हो या फिर स्मार्टफोन, या आपको 1 घंटा, जैसे सिर्फ एग्जाम्पल 2 से 3 उनका टाइम है। तो किसी दिन बच्चा अगर भूल जाए 2 बजे फोन लेना, तो आप उनको खुद दो कि ये है तुम्हारा स्क्रीन टाइम, ये लो। तो बच्चों को वो हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको उनको फोन नहीं देना है, उसके लिए आपको उनके डेली रूटीन में एक्टिविटीज इंक्लूड करनी है। कि पार्क में जाके खेलना भी एक एक्टिविटी है, बिल्डिंग के नीचे बच्चों के साथ में खेलना भी एक एक्टिविटी है, और मोबाइल देखना भी एक एक्टिविटी है। सिर्फ मोबाइल देखना, ऑनलाइन गेम खेलना, ब्राउजिंग करना, सिर्फ यही एक एक्टिविटी आपको स्कूल से आके नहीं करनी है। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू किड्स। तो ये आपके ऊपर भी डाउट होता है कि आपको भी अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा। ओके, सो मुझे लगता है अभी ये वाला एपिसोड में हम इतना ही कंटेंट लेते हैं, और इसके बाद में हम एक और सरप्राइज के साथ में नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप वेट कर सकते हो। थैंक यू।